नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में इवेपोरेशन क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, और फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको ह्यूमिडिटी के बारे में बताया था। ह्यूमिडिटी का अमाउंट अगर बढ़ेगा, मींस ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी एयर में, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि पहले से ही वाटर वेपर है वहां पर, तो इवेपोरेशन का रेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। और विंड स्पीड अगर आप बढ़ाओगे, तो ये थोड़ा सा मैं जल्दी में था, शायद आपको नहीं समझ में आया होगा। विंड स्पीड अगर आप बढ़ाओगे तब क्या होगा, अगर हवा चलने लगी, स्पीड ऑफ द विंड इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा। देखिए जरा, जैसे कि ये टी शर्ट है, ठीक है ना, और टी शर्ट से ये वाटर के पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स, और वो निकल निकल के यहां पर जा रहे हैं इस तरीके से, है ना। यहां पर जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये लिक्विड स्टेट में टी शर्ट में, ठीक, और आसपास से एनर्जी गेन करके ये जा रहे हैं यहां पे, देखो, वेपर स्टेट में। तो ये जो लिक्विड के पार्टिकल है, इनको वेपर में बन के यहां पर आने, यहां पर ये तभी आएंगे बाहर सराउंडिंग में, जब यहाँ स्पेस मिलेगी इसको। यानी कि यहाँ पर पहले से कोई पार्टिकल ना हो, तो आप क्या करोगे, आप विंड चला दोगे ना, हवा चला दोगे। जब आप हवा चलाओगे या हवा तेजी से चलेगी, तो क्या होंगे, जो बाहर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एयर आएगी, ये एयर आएगी इस तरीके से, और ये एयर क्या करेगी, इन पार्टिकल्स को ऐसा, भाई एयर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, ये पार्टिकल यहाँ से हट जाएंगे, तो ये पार्टिकल यहाँ से हट जाएंगे, समझे ना। हवा चली, ये पार्टिकल को धक्का लगा के उधर ले गई, तो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी इस तरीके से। जब यहाँ जगह खाली हो जाएगी, तो अब ये जो टी शर्ट में वाटर के पार्टिकल हैं, ठीक है ना, ये और तेजी से वेपराइज होकर यहाँ पे अपनी जगह बना लेंगे। फिर हवा लगातार चल रही थी, पार्टिकल यहाँ से हटते रह रहे हैं, यहाँ पे लगातार जगह बनती रह रही है, और ये पार्टिकल लगातार यहाँ आते रह रहे हैं। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। इसलिए जो विंड स्पीड अगर आप बढ़ाओगे, ठीक है ना, तो टी शर्ट जो आपने जो आपकी टी शर्ट को आपको ड्राई करना है, जिसको सुखाना है, उसके आसपास सराउंडिंग्स में क्या होगा, वाटर वेपर मूव अवे हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे विंड के द्वारा, जिससे कि डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग के, ये जो टी शर्ट है इसके सराउंडिंग में, जो आपकी बुक में लिखा है उसके अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, यहाँ पे वाटर वेपर कम हो जाएंगे, तो बस आराम से वाटर वेपराइज हो सकते हैं। यही सब बातें लिखी हुई यहाँ, पढ़ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैंने आपको बोला था कि ये एक्टिविटी हम आपको बाद में बताएंगे, तो अब जब आपने बच्चों सारा पढ़ लिया, तो एक्टिविटी में कोई बहुत बहुत बड़ी बात है नहीं। एक्टिविटी में क्या बोला उन्होंने, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो अंडर अ फैन। ओके, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर फैन। अब देख लो बच्चों, ठीक है, इन्होंने क्या क्या बातें करी हैं। और फिर कह रहा है टेक 5 ml ऑफ वाटर इन चाइना ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और ऑन अ शेल्फ। चलो एक एक करके कराता जाता हूं मैं, जो जो बातें इन्होंने करी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, ठीक है बच्चों। वही सारी पुरानी बातें जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इस एक्टिविटी में ये फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन डिस्कस करेंगे, और कुछ नहीं है। देखिए, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में 5 ml पानी भर लिया, कितना, 5 ml, 5 मिलीलीटर। ओके, ये इस तरीके से, ये 5 ml क्या है, यहाँ वाटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। कह रहा है कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन, है ना, इसको खिड़की के पास या फैन के नीचे रख दो। और इसी तरीके से 5 ml पानी ले लो, कहाँ, ओपन चाइना डिश में। तो चाइना डिश ऐसी होगी ना बच्चों, ये ऐसे, इसमें 5 ml पानी भर दोगे, तो वॉल्यूम तो नहीं चेंज हुआ, पानी का वॉल्यूम उतना ही है, ठीक है ना। अब बताओ, मान लो दोनों को फैन के नीचे रख दिया या विंडो के पास, दोनों को रख दिया, बताओ रेट ऑफ इवेपोरेशन किस में ज्यादा होगा। चलिए क्या पढ़ के आए हो बताइए, रेट ऑफ इवेपोरेशन किस में ज्यादा होगा बच्चों, टेस्ट ट्यूब में या चाइना डिश में, बताइए। सर चाइना चाइना डिश, डिश में। हाँ चाइना डिश में। तो यहां से आपको क्या पता चला, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, एरिया। ओके, तो ये एरिया के प्रोपोर्शनेट है, यहाँ पे एरिया देखिए ज्यादा है, करेक्ट, और यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, कम है, ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो ये हो गया नाउ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एक्टिविटी बता रही है, क्या आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन इज प्रोपोर्शनेट टू एरिया, एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, है ना। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जितना ज्यादा एरिया होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट है बच्चों, इसने बोला कि टेक 5 ml, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। हाँ, अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इनसाइड अ कपबोर्ड और ऑन अ शेल्फ, इन योर क्लास। ओके, record the room temperature, record the time or days taken for the evaporation process in the above cases, repeat the
above 3 steps of activity on a rainy day and record your observation. What do you infer about the effect of temperature, surface area and velocity? और तो आप ये अब एक्टिविटी आपको समझ में आ गई हो बच्चों, ठीक है? तो इसको आप इग्नोर करो, ऐसी कोई एक्टिविटी खास है नहीं, ठीक है? यहाँ पर जो मेन मुद्दा है बच्चों, करेक्ट, वो ये है कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छी तरीके से याद करना चाहिए, ठीक है बच्चों? कौन सा? ये फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो ये आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ठीक। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा सरफेस एरिया इंक्रीज करने से। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, और ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, ठीक। और विंड स्पीड को बढ़ाओगे अगर आप, है ना, इंक्रीज इन द विंड स्पीड, हवा की स्पीड अगर ज्यादा होगी, हवा चलेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तेजी से होगा, ठीक। तो बस इसी के लिए एक्टिविटी बच्चों कराई गई थी, तो इसमें आपको इतना डिटेल में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, है ना। तो हमें ये फैक्टर्स पता होने चाहिए थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब सुनिए, अब इंपॉर्टेंट बच्चों आ जाइए यहाँ पर, कह रहा है सेक्शन 1.5.2 में कह रहा है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर बच्चों आपको ये समझना भी चाहिए, ठीक। क्या बोल रहा है वो? कह रहा है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग मतलब इवेपोरेशन कूलिंग कर देता है, ये क्या बात हो गई? मतलब जब भी इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग हो जाएगी, ये क्या बात हो गई बच्चों? अब थोड़ा आप समझिए जरा बात को, थोड़ा सा आइए बच्चों, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं, है ना, चल क्या रहा है, इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है। क्या बोला बच्चों उसने, और इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, करेक्ट। देखो बच्चों, इसके लिए आपको थोड़ा सा फील करना होगा, क्या फील करना होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, जो जैसे बच्चों नेल पॉलिश जो होता है, ठीक है ना, नेल पॉलिश में क्या होता है, एसीटोन होता है, ठीक है ना। नेल पॉलिश रिमूवर होता है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उसमें एसीटोन होता है। कौन सा केमिकल होता है बच्चों? एसीटोन होता है, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए जरा, ये जो एसीटोन है बच्चों एक वोलाटाइल सब्सटेंस है, मैंने आपको बताया था शायद, या नहीं बताया था मुझे याद नहीं आ रहा, आपकी क्लास में बताया कहाँ बताया बच्चों। वोलाटाइल क्या होते हैं? जिनके वेपर आराम से बन जाते हैं ना, मतलब जिसके वेपर फटाफट बन जाए वो वोलाटाइल है, ठीक। और जिसके वेपर, जैसे मान लो पेट्रोल और वाटर, हाँ आपकी क्लास में मैंने बताया पेट्रोल और वाटर में ज्यादा वोलाटाइल कौन है? पेट्रोल। पेट्रोल के वेपर फटाफट बन जाते हैं, पेट्रोल ज्यादा वोलाटाइल है, वाटर कम वोलाटाइल है, ठीक। तो ये चीज है। अच्छा, तो बच्चों एसीटोन को आप ले लीजिए, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, नेल्स में जो नेल पॉलिश लगती है उसको रिमूव करने के लिए रिमूवर जो होता है, उसको ना थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप ऐसा आप अपने पाम पे, अपनी हथेली पे लेके देखिए, जरा कभी लेके देखिएगा अगर आपके घर में होगा, और नहीं है तो पेट्रोल लेके देखिए, थोड़ा सा पेट्रोल कहीं से मिल जाए, ठीक है, या एसीटोन लेके देखिए ऐसा हाथ पे। तो सपोज मैंने यहाँ पे 2 या 3 ड्रॉप मैंने अपने पाम पे इस तरीके से रखा। अब होता क्या है, एसीटोन तो नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, थोड़ी देर के बाद वो पता नहीं कहाँ चला गया, तो कहाँ चला गया, इतने अब आप समझदार हो, केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है। एसीटोन के बच्चों जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने क्या किया, वेपर बना लिया और उड़ गए कहीं एटमॉस्फेयर में, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई। तो समझिए जरा, अब आपको हाथ आपका ठंडा लगेगा, ये जो हाथ है ना, हाथ का जो पाम है, हथेली आपको ये कूल लगेगी, ठंडी लगेगी। क्यों लगती ठंडी? ठंडा क्यों लगा बच्चों? कूल आपको क्यों फील होता है? तो जरा समझिए, जरा समझिएगा बच्चों, ये देखिए, ये आपका पाम है इस तरीके से, अरे समझ जाना भाई ये तुम्हारा हाथ है, ठीक, ठीक। और ये तुमने मान लो यहाँ एसीटोन की ड्रॉप्स डाल दी, ठीक। अब ये जो एसीटोन्स की ड्रॉप है बच्चों, अब ये लिक्विड स्टेट में, अब ये क्या करेगा? अच्छा इसके पहले ये जरा मुझे बता दो बच्चों कि, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, देखते हैं आप क्या बता रहे हो। मान लो बच्चों कोई मैटर है, ये कोई मैटर है, ये कोई मैटर है, ये मैटर है, जैसे मान लो कोई गैस का सैंपल है, चलो गैस का सैंपल ले लो, क्या दिक्कत है, अरे किसी का भी सैंपल ले लो भाई, ये कोई मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी है, ठीक है बच्चों। अगर इस मैटर के सैंपल में से, ये मैटर का सैंपल है, अगर इसमें से मैं हीट कंटेंट को बाहर निकाल लूं, समझिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने इसमें से हीट कंटेंट को बाहर निकाल लिया, सही है,
हीट कांटेंट, अगर इसमें से मैंने हीट कांटेंट मतलब बच्चों एनर्जी इसकी बाहर निकाल ली, इसमें से मैंने क्या किया, हीट कांटेंट एक्सट्रैक्ट कर लिया, बाहर कर लिया किसी भी तरीके से। हीट कांटेंट का मतलब है बच्चों एनर्जी मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली, सही है। तो मुझे आप ये बताइए जरा, अगर इसमें से हीट बाहर निकल जाएगी, ठीक, तो इसका टेम्परेचर, ये जो मैटर है इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा, बताइए बच्चों। इसमें से यदि आप हीट कंटेंट बाहर निकाल लेंगे किसी भी तरीके से, या इसका हीट कंटेंट बाहर निकल जाए किसी भी तरीके से किसी मैटर का, तो उसका टेम्परेचर बच्चों हाई हो जाएगा कि लो हो जाएगा, बताओ। हीट इसमें से बाहर चली गई, बताइए। अब इस मैटर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा लो हो जाएगा, बताइए क्या लो। कहते हो। लो हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, ठीक। तो बच्चों अब इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। इसका टेम्परेचर बच्चों कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। बच्चों टेम्परेचर लो होने का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाना। अब टेम्परेचर कम होने का क्या मतलब बच्चों, आप मुझे जरा बताइए कि टेम्परेचर क्या बताता था, मैंने आपको बताया था फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, टेम्परेचर क्या बताता था, डिग्री डिग्री ऑफ, एंड हाँ कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना, याद है, या हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता था ये। अब मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, यदि यदि इसका टेम्परेचर कम हो गया है, देख लो आपके सामने हीट कंटेंट बाहर निकल गया, तो बताओ इसका टेम्परेचर लो हो गया तो कोल्ड हो जाएगा या हॉट हो जाएगा, बताइए। कोल्ड हो जाएगा या हॉट हो जाएगा, बताइए 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 कोल्ड। बताइए। कोल्ड हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई, ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो लो टेम्परेचर जब भी होगा, हीट कंटेंट जब भी बाहर निकलेगा तो टेम्परेचर लो हो जाएगा, सबसे जो भी मैटर है, और बच्चों कूलिंग हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी बताइए, कूलिंग हो जाएगी, कोई डाउट है बताइए, ठीक, तो कूलिंग हो जाएगी। अब यहां पर आओ बच्चों, ये क्या था बच्चों, यहां पर एसीटोन था, क्या था ये, एसीटोन था, कौन से स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था, ठीक है ना। तो एसीटोन अगर बच्चों लिक्विड स्टेट में है, तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं एसीटोन के। अब ये क्या करेंगे, आसपास से एनर्जी लेंगे, है ना, ले लेंगे भाई एनर्जी आसपास से। तो ये आसपास से एनर्जी लेते हैं, मतलब आसपास सराउंडिंग से, और तुम्हारे पाम से, ये सीधे तुम्हारे पाम के कांटेक्ट में है बच्चों, सुन लो ध्यान से। तुम्हारी हथेली का जो स्किन है ना, उसके कांटेक्ट में है ये मॉलिक्यूल्स। अबे अरे भाई, तुमने अपने हाथ में ही तो रखा है ना। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो तुम्हारे हाथ से एनर्जी ले लेंगे, कोई बर्नर तुमने नहीं लगाया है बच्चों यहाँ पर, ऐसा नहीं कि बर्नर लगा के तुम इसको गर्म कर रहे हो नीचे से, ना 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 ना। तो ये क्या करेगा, ध्यान सुनो, इसके जो एसीटोन के मॉलिक्यूल है बोलेंगे अरे हम तो इसके हाथ से हीट एनर्जी ले लेंगे, सराउंडिंग से भी ले रहा है, आसपास से भी, आसपास जो, अरे ये जो इसकी सराउंडिंग है यार, ऐसा हाथ में रखा है एसीटोन, इसकी सराउंडिंग से, सराउंडिंग मतलब जो एयर है आसपास उसके मॉलिक्यूल से, और तुम्हारे हाथ की हथेली जो तुम्हारी स्किन है उसमें भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, नहीं है बताइए। तुम्हारी हाथ की हथेली भी तो भाई कुछ मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है ना। तो ये जो एसीटोन के मॉलिक्यूल है अपने आसपास के मॉलिक्यूल से बोलेंगे भैया एनर्जी दे दो दे दो दे दो, मुझे एनर्जी दे दो, क्योंकि मैं बहुत वोलाटाइल हूं, मुझे थोड़ी सी भी एनर्जी अगर मिल जाएगी ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना स्टेट चेंज कर लूंगा, और लिक्विड से मैं गैसेस स्टेट में चला जाऊंगा, एसीटोन के मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक। तो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स ने बच्चों क्या किया, आसपास से हीट कंटेंट चुरा लिया, निकाल लिया, तुम्हारी हथेली से हीट कंटेंट निकाल लिया, चेक कर लो। एरो ऐसे क्यों लगा रहा हूं, तुम्हारे हाथ से हीट एनर्जी कहां आ रही है, हीट एनर्जी, हीट कंटेंट, हीट हीट कंटेंट, हीट कंटेंट एक्सट्रैक्ट हो रहा है, बाहर निकाल रहा है कौन, ये एसीटोट के मॉलिक्यूल खुद ले ले रहे हैं, तुम्हारे हाथ की हथेली से हीट कंटेंट ले रहा है, एनर्जी ले रहा है, और आसपास सराउंडिंग से ले रहा है। अब एनर्जी लेने के बाद क्या करेगा बच्चों बताइए, यदि इसको एनर्जी मिल जाए, किसको, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स को बच्चों, यदि एसीटोन के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाए तो क्या होगा, वेपर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताइए जल्दी बताइए। ये लीजिए वेपराइज हो गए, सब पार्टिकल कहां चले गए बच्चों, गैसियस स्टेट में चले गए, गैसियस स्टेट में चले गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे बताइए, आपके हाथ से हीट कांटेंट निकाल लिया गया था और सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग और आपके हाथ का टेम्परेचर लो हो जाएगा कि हाई हो जाएगा, बताइए। लो। लो हो जाएगा, तो आपके हाथ का जो टेम्परेचर है और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, इसका लो हो जाएगा। और आप कैसा फील करोगे जब टेम्परेचर लो हो जाएगा, बताइए कैसा फील करोगे, कूल, यस और नो, जल्दी बताइए कैसा फील करोगे आप, कूल। तो आपका हाथ क्या होगा,
कूल होगा। अब बताओ ये क्या हुआ, क्या बॉइलिंग कराए हो, यहां पर बॉइलिंग कराई क्या एसीटोन की? नहीं, रूम टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब एसीटोन का जो भी बॉइलिंग पॉइंट होता होगा वो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चों बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही, बॉइलिंग पॉइंट के बिलो ही क्या हुआ यहां पर बताइए? एक प्रोसेस हुआ, मैटर अपना स्टेट चेंज कर रहा है लिक्विड से कहां जा रहा है? गैसेस स्टेट में। तो बताइए बच्चों इवेपोरेशन हुआ कि नहीं हुआ बताइए? और इवेपोरेशन जब हुआ तो इवेपोरेशन ने क्या कर दिया? तो जवाब है इवेपोरेशन ने क्या कर दिया? कूलिंग कर दी। इसलिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है? इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। कोई डाउट है बच्चों बताइए? एनी डाउट? जल्दी बताइए नो स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नहीं, बहुत नो सर। बढ़िया, नहीं डाउट है। तो अब आगे आप सुनिएगा थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूं कुछ बातें, ठीक है ना? चलिए चलिए बच्चों, आपने अपने विलेज वगैरह में, गांव वगैरह में देखा होगा कभी क्या करते हैं ये लोग, या अब शहरों में तो नहीं, आपने अपने विलेज वगैरह में क्या देखा होगा? गर्मी के जब हॉट डेज होते हैं, जैसे मई जून चल रहा है, तो गर्मी के दिनों में क्या करेंगे ये? ध्यान से देखिए बच्चों, क्या करते हैं? जो घर का द्वार होता है बाहर, उस पे क्या करेंगे? ये ग्राउंड है, यदि आपको याद हो बच्चों, आपने कभी देखा हो, ये प्लेन है, ग्राउंड है, और इस पे क्या करेंगे? शाम को जब सब सोने वोने लगते हैं तो क्या करते हैं? यहाँ पे चारपाई इस तरीके से लगाई जाती है, ठीक है? चारपाई का मतलब आप समझ रहे हो, कोई भी बेड वेड लगाया जाता है भाई, ठीक है ना? चारपाई, ओके। तो ये बेडिंग लगाई इन्होंने, लेकिन लगाने से पहले क्या करते हैं ये लोग, कोई बताएगा? ये बाहर मिट्टी है, ये मिट्टी है ग्राउंड में, कुछ पानी वानी डालते हैं ये लोग, देखा है यस आपने? सर। बताइए। ठीक, तो यस क्या सर। करेंगे? हाँ, चारपाई लगाने से पहले क्या करते हैं? पानी लाते हैं बकेट में, और इस तरीके से पानी के छींटे लगाते हैं नीचे, देखा है आपने? फिर लगाते हैं, फिर लगाते हैं, काफी देर तक लगा के बढ़िया से, और तब यहाँ पर ये बेडिंग लगाई जाती है। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? अब ध्यान सुनो, अब क्या करेगा वो? पानी को डालेगा ऊपर से ऐसे, ये पानी के ड्रॉपलेट्स, ये ऐसे आएंगे पानी के ड्रॉपलेट। बच्चों अब ये बताइए कि पानी के ड्रॉपलेट जब इस पूरे सरफेस एरिया पे धीरे धीरे आप डाल रहे हो, तो पानी जैसे ही गिरेगा नीचे, पानी के मॉलिक्यूल्स अभी लिक्विड स्टेट में, ये सब पानी के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं बच्चों? लिक्विड स्टेट में। अब बताओ क्या करेंगे ये पानी के मॉलिक्यूल्स? ये लिक्विड स्टेट में बच्चों है, समझ जाना, ये पानी के मॉलिक्यूल क्या है? लिक्विड स्टेट में, ये सुनो। अब बताइए ये लिक्विड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, जो जमीन पे गिरे हैं ग्राउंड पे अभी भी, वो ग्राउंड से जो सॉइल है, सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करेंगे? हीट कंटेंट। ये सुनो, सही बोला मैंने कि नहीं बोला बताइए? भाई पानी भी तो वोलाटाइल नेचर का है बेटा, वो भी तो वेपराइज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, अगर आप उसको कहीं से एनर्जी अगर दे दो, या एनर्जी उसको मिल जाए, क्योंकि सन रेज दिन भर जो है, सन रेज लगातार, सन रेज में जो हीट कंटेंट होता है वो लगातार एब्जॉर्ब किया है किसने? ग्राउंड ने। ग्राउंड ने लगातार दिन भर गर्म हुआ है सन से, सन के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उससे, और वो हीट कंटेंट ग्राउंड में है। और यदि आप वहां पर बिना पानी डाले हुए ऐसे ही अगर अपनी बेडिंग लगा लोगे, तो ग्राउंड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं, वो हीट वेव्स होते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना? सो हीट वेव्स होते हैं, वो हीट वेव्स निकलेंगे और लगातार आपको परेशानी होगी। वो हीट वेव आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन वो हीट वेव जो लगातार नीचे से रेडिएट हो रहा है, ग्राउंड से रेडिएट होने का मतलब निकल रहा है, ठीक है? ये देखिए बच्चों, ये आपकी बेडिंग है इस तरीके से, और आपने नीचे पानी नहीं डाला तो क्या होगा? यहाँ जो हीट कंटेंट है नीचे, इसमें जो हीट एनर्जी है, वो लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रेडिएट होगी इस तरीके से, और रात भर आपको परेशान करेगी, यानी कि बहुत गर्मी लगेगी आपको, ठीक? तो आप एक काम करते हो, आपने यहाँ पानी डाला, तो क्या करेंगे पानी के मॉलिक्यूल्स? बताइए, पानी के मॉलिक्यूल पहले ही उस हीट कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, बहुत बढ़िया। यानी कि पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे बच्चों? ग्राउंड से जो हीट कंटेंट है ग्राउंड में, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, सही है? ये लीजिए, आसपास से हीट कंटेंट एब्जॉर्ब करके और अपना स्टेट चेंज कर देंगे, यानी कि ये चले जाएंगे किसमें? वेपर स्टेट में। ये इस तरीके से उड़ जाएगा, ठीक? ये इस तरीके से उड़ जाएगा वेपर बन के। अब एक बात बताइए, यदि इसने ग्राउंड से और आसपास से, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, हीट कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लिया बच्चों, तो आसपास क्या होगा? आसपास क्या होगा स्टूडेंट्स? तो जवाब है आसपास टेम्परेचर लो हो जाएगा, यस और नो? और आसपास यदि टेम्परेचर लो हो गया तो आसपास कौन सा इफेक्ट आएगा बच्चों? कूलिंग का। तो आसपास ठंडा हो जाएगा, आप अच्छा फील करोगे, ठीक है? आसपास ठंडा हो जाएगा, आप अच्छा फील करोगे, यस और नो? बताइए, कूलिंग इफेक्ट हुआ कि नहीं? तो इसलिए आपकी बुक में क्या लिखा है? इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, एक तो ये लिखा है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब आगे सुनिए ध्यान से बच्चों, देखिए, आप कह रहे हैं गर्मी के दिनों में बच्चों कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हो, कह रहे हैं, है ना? गर्मी के दिनों में आप कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हो? कॉटन,
कॉटन क्लोथ्स गर्मियों में क्यों पहनते हैं स्टूडेंट्स? तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये टी शर्ट हमने पहनी गर्मी के दिनों में कॉटन की, ठीक है ना। क्यों पहनी कॉटन की टी शर्ट, उसका ये रीजन समझते हैं। सबसे पहले बच्चों ये समझिए कि जो कॉटन होता है, ठीक है ना, कॉटन बहुत ही अच्छा, ठीक है, कॉटन बहुत ही अच्छा एब्जॉर्वर होता है किसका, वाटर का। जो आपकी स्वेटिंग होती है, जो पसीना निकलता है ना, पसीने में भी वाटर कंटेंट होता है, बात आपको पता है ना। हालांकि और भी डिफरेंट टाइप के उसमें मॉलिक्यूल्स होते होंगे जो पसीना निकलता है हमें, है ना, बायोलॉजिकली उसको अगर आप देखो तो उसमें डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स और भी प्रेजेंट होते होंगे, उनकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बट जो स्वेट होता है, पसीना होता है, उसमें वाटर कंटेंट भी होता है, यानी कि उसमें पानी भी होता है, ऑब्वियसली उसमें पानी के मॉलिक्यूल होते हैं प्लस और भी केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए आप, ये देखिए, ये मान लो ये बंदा है और ये इसकी बॉडी है। अब ये टी शर्ट पहन लेगा ऐसे, इसने टी शर्ट पहन ली, ये देखिए, ठीक। अब सुनो, गर्मी के दिनों में क्या होगा बच्चों, गर्मी के दिनों में स्वेट बहुत आता है ना, पसीना बहुत आता है, पानी पियोगे आप, स्वेटिंग होती है। तो जो स्वेटिंग होती है, यहाँ पे जो स्वेट निकल रहा है, स्वेटिंग जो होगी, ठीक, स्वेट में क्या होता है बच्चों बताइए, वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक। जैसे स्वेटिंग हुई हमको, पसीना निकला हमारी बॉडी से, तो ये टी शर्ट क्या करेगी कॉटन की, तो उसको एब्जॉर्ब करेगी ना पसीने को, है ना, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी पहले उसके वाटर कंटेंट को, ठीक है। क्योंकि जो कॉटन होता है, कॉटन इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, वो कैपिलरी प्रिंसिपल पे बेस होता है, तो वो सब आप 11th क्लास में पढ़ोगे, उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। बस आप ये समझो, इतना तो आप समझदार हो। जो रुई होती है, रुई भी आपने देखी होगी, जो कॉटन होता है, कभी कॉटन का पौधा शायद आपने कभी विलेज वगैरह में देखा हो, तो उसमें से जो कॉटन निकलता है वो बहुत अच्छा वाटर का एब्जॉर्बर होता है, ठीक है। आपने देखा गर्मियों में लोग जाते कहते कॉटन का टी शर्ट दे दो, कॉटन का हमको कुर्ता दे दो, है ना, कॉटन के कपड़े मांगते हैं लोग, क्योंकि बिकॉज कॉटन इज द वेरी गुड एब्जॉर्वर ऑफ वाटर, एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब देखिए बच्चों, खुद दिमाग लगाइए, अब मेरी बॉडी में से स्वेट निकला और स्वेट को इस टी शर्ट ने ऐसा एब्जॉर्ब कर लिया, और स्वेट में वाटर कंटेंट होता है, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, और वो वाटर यहाँ पर आ जाएगा सरफेस पे टी शर्ट के, कि नहीं, टी शर्ट गीली हो जाती है, आपने देखा है ना, पसीने से गीली हो जाती है, कभी कभी आपने देखा, ठीक। अब ध्यान सुनो, तो ये पानी इस तरीके से यहाँ पे आ गया स्वेट। अब बच्चों इसको एरिया मिल गया कि नहीं मिल गया, टी शर्ट का एरिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको बताइए, ये टी शर्ट का एरिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये जो टी शर्ट में पानी लगा है, वो पानी आया कहां से, स्वेट से, तो ये जो वाटर कंटेंट वेपराइज हो जाएगा, और जब वाटर कंटेंट वेपराइज होगा तो हीट कहां से लेगा, हीट कहां से लेगा, वो आसपास से सराउंडिंग से लेगा, ठीक, आपकी बॉडी से कुछ हीट कंटेंट लेगा और कुछ सराउंडिंग से लेगा, जो सराउंडिंग है आपकी टी शर्ट के आसपास, टी शर्ट से कुछ हीट लेगा और उड़ जाएगा वेपर बन के, यानी कि अब आसपास क्या होगी, कूलिंग हो जाएगी, ठंडा लगेगा, ठीक, कूलिंग इफेक्ट होगा। तो इसलिए लोग कॉटन का कपड़ा मांगते हैं ताकि कूलिंग इफेक्ट लगातार बना रहे। अब थोड़ा ध्यान दें, ये कॉटन का कपड़ा फटाफट एब्जॉर्ब कर रहा है और फटाफट सरफेस पे ला रहा है वाटर मॉलिक्यूल को, वाटर मॉलिक्यूल फटाफट वेपराइज हो जा रहे हैं, तो फटाफट बॉडी कूल हो रही, फिर से स्वेट आया, फिर से उसने एब्जॉर्ब किया, फिर से, तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। और इसी में अगर आप फैन में चले जाएं, अगर आपको स्वेटिंग हो रही है और अगर आप फैन में बैठ जाएं, तो आप देखते हो और ठंडा लगता है और कूल करता है वो, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप फैन में जाते हो, हवा चल गई ना, विंड स्पीड बढ़ गई, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और बढ़ जाएगा, और जैसे ही रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, यानी कि ज्यादा, अब पंखे में बैठने से पर यूनिट टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इवेपोरेट हो रहे हैं, यानी कि पर यूनिट टाइम जो इवेपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ गया है, यानी कि पर यूनिट टाइम जो हीट कंटेंट आसपास आपकी सराउंडिंग से, आपकी बॉडी से, आपकी टी शर्ट से निकाला जा रहा था, किसके द्वारा, स्वेट के द्वारा, स्वेट में जो वाटर था उनका मॉलिक्यूल के द्वारा, वो हीट कंटेंट निकालने की जो रेट है वो बढ़ गई है। तो हीट कंटेंट जितना फास्टली निकलेगा आसपास सराउंडिंग से, उतना तेजी से आसपास की जो सराउंडिंग होगी वो कूल हो जाएगी। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? तो मेरे ख्याल से कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए शायद, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सब बातें हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चों, अब यही सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी होंगी, तो ये आप डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको डिस्कस भी करा दूंगा, देखूंगा आपकी बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा बच्चों एक और आपका छोटा सा एक टॉपिक है जो कि मैं आपको पहले भी बच्चों बता चुका हूं, तो आइए जरा देखते हैं। देखिए बच्चों, कह रहा है कि अगर तुम एक ग्लास ले लो, थोड़ा समझना बच्चों ध्यान से, ठीक। कह रहा है अगर तुम एक ग्लास ले लो जिसमें आइस कोल्ड वाटर है, आइस कोल्ड वाटर मतलब जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, बर्फ की तरह ठंडा पानी, ये ऐसा, ये देखिए बच्चों, ये ग्लास आपने ले लिया और इस ग्लास में आपने क्या किया, आइस कोल्ड वाटर डाला, क्या डाला,
ये देखिए, ये कुछ आइस के टुकड़े भी मानो तो डाल देना, है ना। आइस कोल्ड वाटर है। अब मुझे बताइए, मैंने आपको क्लास में क्या पढ़ाया है? मैंने आपको क्लास में क्या पढ़ाया बताओ? मैंने आपको बताया ना कि सराउंडिंग्स में क्या होते हैं, बताइए। वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, सॉरी वाटर वेपर होते हैं हमेशा। ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। हमेशा यहाँ पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद है। यस सर, ठीक। तो यहाँ देखिए पानी के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से मौजूद हैं, सही है। ओके, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए क्या होगा। ये पानी के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे हैं, वाटर वेपर्स, ठीक। ये सब क्या है बच्चों? वाटर वेपर्स हैं, जो कि आपको आंखों से नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इधर वाटर वेपर हैं अभी यहाँ पर आसपास सराउंडिंग में, ठीक। अब बताओ ये वाटर वेपर रैंडम मोशन करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि रूम टेम्परेचर में इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि ये रैंडम मोशन इधर उधर कर रहा होगा। आपको पता है पार्टिकल्स रैंडम मोशन करते हैं, ठीक बच्चों। किसी एक पार्टिकल को पकड़ लीजिए और उसका रैंडम मोशन देखो बच्चों। इस पार्टिकल को चलो पकड़ लेते हैं ना, इस वाटर के गैशियस पार्टिकल को पकड़ लीजिए और इसको चलाना शुरू करिए। अब ये रैंडम मोशन कर रहा है, थोड़ा और बड़ा कर रहे हैं। अरे भाई कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, रुक जाओ, रुक जाओ भाई, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, एक मिनट रुक जाओ। समझ जाना भाई, है तो बेचारा बहुत छोटा बट दिख रहा है बड़ा, है ना। सो दो पार्टिकल पकड़ लो भाई, चलो। अब बच्चे रैंडम मोशन कर रहे होंगे, एक ही वैसे तो एक ही, ये देखो टें, ठीक। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे जो रैंडम मोशन, अच्छा करते करते जैसे ही ग्लास के कांटेक्ट में आएंगे, समझना जरा, टकराएंगे ग्लास पे। अब ग्लास पे जैसे ही टकराएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों जरा, यहां वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको क्या फील है मन में, जरा मुझे बताइएगा। एनर्जी किसकी ज्यादा है बच्चों? ये जो पार्टिकल यहां पर आके टकरा गया है वेपर का, ये वाला, ये जो पार्टिकल यहां पर टकराया है, इसकी एनर्जी ज्यादा है या ग्लास की जो दीवार है उसकी एनर्जी ज्यादा है? एनर्जी किसके पास ज्यादा है बताइए, क्या कहते हो? हीट कंटेंट किसके पास ज्यादा है? जो वाटर वेपर घूम रहा था उसके पास हीट कंटेंट ज्यादा है या जो ग्लास की वॉल है? ग्लास में तो ठंडा पानी रखा है ना भाई, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है ग्लास में रखे हुए पानी की। अब चलो ऐसे बता दो, ग्लास में रखे हुए पानी की एनर्जी ज्यादा है या बाहर से आते हुए पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा है? किसके पास एनर्जी ज्यादा है बताइए? सर सर बाहर से आते हुए पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा है। चलो इतना तो बता पाओगे, बिल्कुल सही। अब सुनो, तो समझ लो बात को। ग्लास भी उतना ही ठंडा है, ठंडा मतलब लो टेम्परेचर पे, मतलब ग्लास की वॉल भी ठंडी है भाई। ग्लास के वॉल पे जो मॉलिक्यूल हैं, ग्लास के मॉलिक्यूल हैं, उनकी भी एनर्जी कम है। बात समझो, अरे ये ग्लास का वॉल है भाई, दीवार है इसकी, तो इस पे जो मॉलिक्यूल है, ग्लास के मॉलिक्यूल होंगे या ग्लास में कुछ एटम्स होंगे ग्लास की दीवार पे, यहाँ सरफेस पे, तो उन एटम की बिचारों की भी तो एनर्जी कम है, क्योंकि उसमें ठंडा पानी तुमने डाल रखा है। तो जब ठंडा पानी तुमने डाल रखा है, एक बात तो मैं पहले ही मैं बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। देखो ध्यान सुनो, ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई है। हीट कंटेंट या हीट एनर्जी, जो बोलना चाहो भाई आप बोल दो, ठीक है ना। हीट एनर्जी बोल दो और चाहे आप क्या बोल दो, हीट कंटेंट बोल दो, सही है। हीट कंटेंट ऑलवेज फ्लो, ऑलवेज फ्लो, फ्लो मतलब जाता है ना। कहां से कहां जाता है? फ्रॉम फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्या बोला मैंने बताइए? हीट कंटेंट या हीट एनर्जी या सिंपल हीट बोल दो आप, ठीक है बच्चों। या सिंपल आप क्या बोल दो, उसको हीट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सो हीट ऑलवेज फ्लो या ऑलवेज फ्लोज, ओके, फ्रॉम फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक। तो इसका एक एग्जांपल बच्चों आप देख भी सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, मैंने अभी तो सिंपल मैं आपको बताता हूं। मान लो बच्चों ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ठीक। बॉडी का मतलब कोई मैटर होगा भाई। इसका टेम्परेचर है बेटा, मान लो कितना, मान लो इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और दूसरा कोई बॉडी है ये इस तरीके से, ठीक। और इसका टेम्परेचर स्टूडेंट्स मान लीजिए बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस मान लो, ठीक। अब इसका टेम्परेचर ज्यादा, ये ज्यादा गर्म होगा, ये उसके कंपेरिजन में उतना, मतलब ये कोल्डर होगा इसके कंपेरिजन में, ठीक। अब सुनो,
जैसे ही इसको लाके यार टच कराओगे 27 डिग्री सेल्सियस वाले को, ये ऐसे इसमें टच कराओगे, अब बताओ हीट एनर्जी कहां से कहां फ्लो करेगी? 80 वाले से 27 में या 27 से 80 वाले में, बताइए। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाँ, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक, क्योंकि हायर टेम्परेचर होने का मतलब इसमें हीट कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। यहां पर क्या है, हीट कंटेंट ज्यादा है 80 वाले में, तो हीट ऐसे फ्लो करेगी, ये फ्लो का हीट, ये हीट का फ्लो होगा। अब कब तक फ्लो करेगी वो सब बात की बात है, वो सब क्लास 11 में पढ़ेंगे, वो छोड़ो आप। लेकिन हीट कहां से कहां फ्लो करती है बताइए? जिस बॉडी का टेम्परेचर हायर है वहां से लोअर की तरफ, ठीक। हायर टेम्परेचर का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका टेम्परेचर हायर है, हायर टेम्परेचर का मतलब होता है मोर, मोर एनर्जी, मोर हीट एनर्जी बोल दो चाहे मोर एनर्जी बोल दो, जो बोलना है बोल दो, मोर हीट एनर्जी बोल दो चाहे एनर्जी बोलना हो, जो बोलना बोल दो, ठीक। और जिसका टेम्परेचर लो था बेचारे का, ये लोअर टेम्परेचर पे था, ठीक, ये क्या था आपका, लोअर टेम्परेचर पे था, ठीक। तो इसकी क्या होती है, इसके पास लेस एनर्जी होती है, तो बस यही है। इसलिए एनर्जी जहां ज्यादा होती है वहां से कम की तरफ फ्लो करती है, ऐसे आप समझो, हीट कंटेंट ज्यादा वाले से कम की तरफ, ठीक। चलो अब आ जाओ पीछे जरा। तो जब आपने इसमें ठंडा पानी डाला, ठीक, एकदम आइस कोल्ड, तो इसकी दीवारें क्यों ठंडी हो जाती हैं? क्योंकि इसकी दीवारों में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई टेम्परेचर पे होंगे पहले ग्लास के, वहां से एनर्जी पानी की तरफ जाएगी पहले। चलो कोई बात नहीं, मोटी मोटी बात सुन लो फिर से। ठंडा पानी डाला है सर, यस सर, तो दीवार गर्म है पहले से, दीवार हाई टेम्परेचर पे है, तो दीवार से एनर्जी निकल निकल के ठंडे पानी में जाएगी, फिर दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मतलब दीवार का भी उतना ही टेम्परेचर हो जाएगा जितना पानी का है, ठीक। अब दीवार भी ठंडी हो गई, बस यही समझा रहा हूं। अब दीवार ठंडी हो गई, अब देखो जो इसकी वॉल है सरफेस है ठंडा हो गया, अब आगे की कहानी सुनो। अब जैसे ही वाटर वेपर यहां आया, अब आपने अभी अभी बताया सर कि वाटर वेपर की एनर्जी ज्यादा है, इसकी मोर एनर्जी, तभी तो बेचारा चल रहा था, उसी एनर्जी से तो चल रहा है, नहीं मोर एनर्जी, मोर हीट कंटेंट आप बोल सकते हो, मोर एनर्जी। और अंदर जो पानी रखा हुआ है या दीवार जो है, यानी कि जो वॉल है, इसकी एनर्जी कैसी, बताइए, लेस एनर्जी। अब मुझे बताइए एनर्जी कहां से कहां फ्लो करेगी, बताओ। ये वेपर पार्टिकल से ग्लास में, ग्लास की वॉल में, या ग्लास की वॉल से वेपर पार्टिकल में, बताओ। कौन हायर टेम्परेचर पे, मतलब किसकी एनर्जी ज्यादा है? पार्टिकल की। पार्टिकल की, वेरी गुड। और उसका टेम्परेचर भी अगर किसी तरीके से मेजर किया जाए ज्यादा ही निकलेगा। तो ये देखो, ये वाटर वेपर था जो कि ग्लास से जस्ट टकराया है अभी अभी, तो इसका टेम्परेचर भी हाई है, यानी कि इस पे पास एनर्जी भी ज्यादा है, ठीक। और अंदर जो ग्लास की वॉल है, लेस एनर्जी, उसका टेम्परेचर भी लो है, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस मान लो। तो अब हीट कहां से कहां फ्लो करेगी, हीट का फ्लो देखिए, ये रेड कलर से ये हीट ऐसे फ्लो करेगी, किधर से किधर बताइए, लिख दूं मैं, वाटर वेपर टू ग्लास वॉल। हीट कहां से कहां फ्लो करेगी, वाटर वेपर से किधर फ्लो करेगी, ग्लास वॉल की तरफ हीट फ्लो करेगी, ग्लास की वॉल की तरफ, ठीक। अब बताओ जब हीट ऐसे करके फ्लो करेगी, ठीक है ना, इस तरीके से, करेक्ट। तो ये क्या होगा बताओ, यहां कूलिंग इफेक्ट आएगा वाटर वेपर में, और वाटर वेपर कूल हो जाएंगे तो कंडेंस नहीं हो जाएंगे, लिक्विड में नहीं चेंज हो जाएंगे, बताइए। भाई वाटर वेपर के पार्टिकल पहले दूर दूर से पास पास आ जाएंगे, उसमें से हीट कंटेंट निकाल रहे हो ना, तो तुम गैस लिक्विड में नहीं आ जाएगी। गैस लिक्विड में कब आती थी बताइए, जब टेम्परेचर लो करते थे, तो टेम्परेचर लो करने का काम तो इससे हीट कंटेंट ही तो निकाल रहे हो, हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो कर रही। कोई डाउट है बताइए। तो यही चीज आपके एनसीईआरटी में लिखी होगी कि वाटर वेपर जब ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं तो वाटर वेपर हीट लूज करते हैं या एनर्जी को लूज करते हैं, लॉस होता है एनर्जी का, और जिससे कि वाटर कंडेंस हो जाता है। तो कुछ देर के बाद आप देखोगे तो ये दीवार पे, बर्तन की जो दीवार है यानी कि जो ग्लास की दीवार है, इसकी दीवारों पे वाटर ड्रॉपलेट्स इस तरीके से लगे रहेंगे। तो ये पानी अंदर से थोड़ी ना आ गया है, ये पानी आसपास से है। इससे क्या प्रूफ होता है कि आसपास एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर के वेपर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात हो गई। चलिए
अब आइए दिखाते हैं, जो मैंने पढ़ाया क्या वही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आ जाइए एनसीईआरटी में और रीड कर लीजिए बच्चों एनसीईआरटी। ठीक है, आ जाइए, कहाँ गई एनसीईआरटी, ये देखिए बच्चों। कह रहा हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। कह रहा इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेशन, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। अब यही बात मैंने आपको पढ़ाई है, जो बात यहां पर देखिए लिखी हुई है। ओपन वेसल में अगर तुमने कोई लिक्विड रखा, ओपन वेसल में तो नहीं रखवाया था मैंने, तुम्हें पाम पे रखवाया था। ये पाम, तुम्हारी हथेली पे मैंने लिक्विड रखा था एसीटोन। ठीक, तो इस एसीटोन ने क्या किया, द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग आसपास से और तुम्हारे पाम से, तुम्हारी हथेली से, इसने एनर्जी क्या करा, एब्जॉर्ब किया, टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। इस बात का क्या मतलब भाई, टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। अब देखो इस शब्द का थोड़ा सा मुझे मतलब देखना पड़ेगा भैया ये क्या कहना चाहते हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखी है। द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। अच्छा, ये जो बात लिखी ना, टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, मतलब समझो, ये थोड़ा सा कड़ी लाइन लिख दी भाई इन्होंने, बात समझो। इस बात का ये मतलब है कि ये पार्टिकल जब गैसेस स्टेट में जा रहे हैं तो फ्री में तो जा नहीं रहे होंगे भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहां से आई, एनर्जी कहां से आई भाई, पहले इसके पास मान लो 10 जूल एनर्जी थी, अब इसके पास 100 हो गई, है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से 90 एक्स्ट्रा आ गई, कहां से आई, आसपास से तो आई है। ठीक है, तो फ्री में एनर्जी नहीं आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आसपास से इसने एब्जॉर्ब करी, तो आसपास क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा डिट्टो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। ठीक है ना, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। कह रहा है दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। ठीक है, तो ये जो आसपास से एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का, इससे जो आसपास की सराउंडिंग है वो कोल्ड हो जाती है, इससे कूलिंग इफेक्ट आता है। चलिए, यही पढ़ाया गया था आपको। अब देखिए बच्चों, यही सब बातें लिखी हैं यहाँ किताब में आपके। देखिए क्या कहता है, ये इस पैराग्राफ को भी देख लेते हैं भाई, क्या कहना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा व्हाट हैपेंस व्हेन यू पार some acetone nail polish remover on your palm, the particles gain energy for your palm or surrounding and evaporates, causing the palm to feel cool। आया कि नहीं आया बताओ, इसमें मैं क्या बताऊं, बताओ कुछ समझाऊं मैं इसमें आपको, समझ गया ना, यही समझाया था मैंने Yes. आपको। हाँ, तो इसमें कुछ बताने Yes. वाली बात नहीं। कह रहा आफ्टर अ हॉट सनी डे, देखो बच्चों, कह रहा आफ्टर हॉट सनी डे, जब पूरा दिन निकल गया, गर्मा गर्म दिन निकल गया, कह रहा पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। ठीक है, वही मैंने आपको बताया, जो गांव में, विलेज में लोग क्या करते हैं, बेडिंग डालने से पहले या तो छत पे डालेंगे, तो छत पे पानी इस तरीके से, पानी के स्प्रिंकल, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स डालते हैं या जमीन पे डालते हैं, वो भी मैंने आपको समझाया ऐसा क्यों करते हैं। छत पे अगर आपको सोना है गांव में रात में अपने, तो क्या करोगे, छत पे आप क्या करते हो, पानी ऐसा डालते हो, स्प्रिंकल करते हो, पानी क्या करता है, पानी जब ग्राउंड पे गिरता है तो वहां से हीट कंटेंट को ऑब्जॉर्व करता है, जिससे कि ग्राउंड कूल हो जाएगा बस, और आप आराम से सो सकते हो, ताकि रात में हीट वेव्स वहां से ना निकले, सारी हीट कंटेंट को, लगभग लगभग बहुत सारे हीट कंटेंट को पानी ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। क्यों, अच्छा पानी, पानी मैंने डिस्कस नहीं किया बच्चों, पानी ही क्यों डालते हैं ना, कुछ और डाल देते कोई और लिक्विड, हालांकि और भी लिक्विड कोई कॉस्टली आते हैं वो, है ना, कोल्ड ड्रिंक थोड़ी ना डालेगा, पानी डालेगा। लेकिन आप समझो, पानी बड़ा बेहतरीन लिक्विड है बच्चों, पानी का लेटेंट हीट ऑफ, पानी का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पानी का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बच्चों बताना चाहूंगा, हालांकि आपको याद नहीं करना है, ठीक है ना, बट मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर का मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके, इसकी मैं न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बच्चों बताना चाहूंगा। ये होता है बच्चों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर किलोग्राम, मेरे को चाहिए ना, किलो जूल पर किलोग्राम, चलो देख लेते हैं। ये होता है बच्चों 2260 किलो जूल, है ना, देखो जरा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता था बच्चों, याद है कि 1 किलोग्राम पानी को अगर हमने ले लिया है, 1 किलोग्राम वाटर को ले लिया, तो है ना, 1 किलोग्राम वाटर को वेपराइज होने के लिए, ठीक है ना, अब ये कितनी एनर्जी की जरूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो ये होता है लगभग 2000, जिससे आप फील कर पाओ, इसलिए मैं डेटा लिख दे रहा हूँ। याद बात नहीं करना, टेंशन मत लेना, है ना, याद बात नहीं करना है, किलो जूल पर मोल, किलो जूल का मतलब होता है
2260 और किलो को हटा के ओनली जूल लिखोगे तो ये होता है 10⁻³ से मल्टीप्लाई। किलो का मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई जूल पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम पानी को वेपराइज करना है तो इतनी हीट लगेगी, लगभग इतनी जूल, इतनी सारी, यानी कि 2260 और 10⁻³ का मतलब क्या होता है 1000, है ना। इतनी जूल्स एनर्जी लगेगी बच्चों। तो देखो कितनी सारी एनर्जी है, तो है ना, बहुत सारी जूल्स एनर्जी है, तो लाखों में। ठीक है, तो बस यही फायदा होता है कि हम वाटर डालते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा होता है बच्चों। उसका मतलब क्या है कि वाटर अपना वेपर बनाने के लिए बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है। चेक कर लो, 1 किलोग्राम पानी के वेपर बनाने हैं तो इतना जूल एनर्जी चाहिए, कितना, टू। हालांकि एनर्जी अभी आप नहीं फील कर पाओगे, अभी आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा, बट आप सुन लो, एनर्जी हम आपको पढ़ाएंगे वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में, है ना। ये देखिए इतना 22,60,000 जूल्स 1 किलोग्राम पानी को वेपराइज करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो बड़ा बढ़िया बात है। पानी जब ग्राउंड पे गिरेगा तो इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि अपने वेपर बनाने के लिए बहुत ज्यादा हीट कंटेंट चाहिए इसको। तो हमारे लिए अच्छी बात है कि वो ग्राउंड से और रूफ से, छत से ज्यादा हीट कंटेंट को निकाल ले और वेपराइज हो जाए, चला जाए कहीं, हमें उससे क्या लेना देना। ठीक, अपनी किनेटिक एनर्जी बढ़ा लेगा उस हीट से और भाग जाएगा कहीं वेपर बन के, अच्छी बात है। हमारा तो जो रूफ है, ग्राउंड है, वो कूल हो जाएगा, क्या दिक्कत है। और ज्यादा से ज्यादा कूलिंग कब होगी, जब आप ऐसा लिक्विड डालो जिसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो, यानी कि वो अपने वेपर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों, तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, तो आप पढ़ लेना। ठीक है, देखिए बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, है ना। तो ये सब एग्जाम बच्चों कोई भी क्वेश्चन आएंगे ना कि पीपल वाटर स्प्रिंकल क्यों करते हैं रूफ पे या ओपन ग्राउंड में, तो ये शब्द अगर आपने नहीं लिखे एग्जाम में तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। कौन से शब्द, ये रीजन भी आपको देना पड़ेगा। आप एक्सप्लेन तो सब कुछ कर दोगे कि वाटर के जो पार्टिकल होते हैं वो आसपास से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं ग्राउंड से, बट ये बात लिखना पड़ेगा रीजन बच्चों, ये इस पे स्टार लगा लीजिए, ये बात आपको एग्जाम में लिखनी होगी। ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या, बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस, ये बात लिखनी पड़ेगी। भाई पानी ही क्यों चूज किया आपने, क्योंकि पानी का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके नाउ कह रहा है कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। क्या और भी कोई एग्जांपल हैं तुम्हारे आसपास। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें से अभी कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। बच्चों समर में हम कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब यही चीज आपकी किताब में लिखी, पढ़ लीजिए। ड्यूरिंग समर वी perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. Okay, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ड्यूरिंग समर में आप क्या करते हो, थोड़ा ठंडा महसूस करते हो बिकॉज हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होती है, ठीक है ना, जो कि हमें कूल रखती है। करेक्ट, कह रहा वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। हमें पता है कि जब इवेपोरेशन होता है तो जो इवेपोरेशन होता है, जो पार्टिकल है आसपास सराउंडिंग से, सरफेस से, कहीं आसपास से एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है ना, और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर, है ना। बस यही है, कोई मैटर, कोई सब्सटेंस होगा उसकी बॉडी से। अब यहाँ तो हमारी ही बॉडी, हमारी बॉडी से ही वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और अब वेपर में चेंज आएगा। मैंने आपको बताया द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी। अब देख लो भाई, फिर से वही बात कर दी इसने, द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब हमारे स्वेट में क्या होता है, वाटर ही तो होता है, तो उस वाटर को वेपराइज होने के लिए क्या चाहिए होगी, उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रिक्वायर्ड होगी। ठीक, तो यही बात किताब में लिखी, एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, क्या कि द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कितनी हीट की जरूरत होती है वेपराइज करने के लिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के अमाउंट की। ओके, और हर एक लिक्विड का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अलग अलग होता है। वाटर का मैंने आपको दिखा दिया, 1 किलोग्राम वाटर को वेपराइज करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होगा, 2260 किलो जूल पर किलोग्राम। मतलब 2260 किलो जूल पर किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम वाटर को वेपराइज करने के लिए 2260 किलो जूल एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक, अब देखिए बच्चों, यस, the heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool
cotton being a good absorber of water helps in the absorbing the sweat and exposing to the atmosphere for easy evaporation. ये कौन सी लैंग्वेज लिख दी, कह रहा कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, ये बात भी आपको लिखना है। कॉटन पानी को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करता है, स्वेट में पानी होता है तो इस तरीके से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर क्या करेगा, इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, स्वेट में क्योंकि वाटर ही होता है ना, एंड एक्सपोजिंग द टू द एटमॉस्फेयर, है ना, एक्सपोजिंग टू द एटमॉस्फेयर का मतलब ये जो टी शर्ट का सरफेस है एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर ही तो है, तो ये कॉटन की टी शर्ट है और ये स्वेट को एब्जॉर्ब करेगी, फिर स्वेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर हो जाएंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे और आसपास कूलिंग कर देंगे। ठीक, ये बात किताब में लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, जो मैंने अभी आपको बताया था, एक आइस कोल्ड कंटेनिंग वाटर ग्लास ले लोगे, उसके आसपास आपको वाटर वेपर क्यों दिखाई पड़ते हैं, वही सब कहानी लिखी है बच्चों, पढ़ लीजिए। कैरल लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर, सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेस एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। आया कि नहीं बताइए, आया, इसको कुछ पढ़ाना है बताइए, आ गया। देखो क्या कह रहा है एयर में जो वाटर वेपर है वो किसके कांटेक्ट में आती है, एयर में जो वाटर वेपर किसके, ग्लास टम्बलर के कांटेक्ट में आती है और बस अपनी एनर्जी लूज करेंगी और कंडेंस हो जाएंगी वहां पर। ठीक है ना, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम कल की क्लास में बच्चों डिस्कस करेंगे और चैप्टर लगभग लगभग फिनिश हो गया है। करेक्ट स्टूडेंट्स, ओके, चलिए जा सकते हैं हम, जाइए।